हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज द 13th वीडियो ऑफ आवर जीएफआर 2017 सीरीज। हम लोग चैप्टर 3 दैट इज बजट फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर बेस्ड एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं। आज मैं कुछ और इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लेके आया हूँ। तो चलिए डिस्कस करते हैं। अच्छा, जो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कंट्रोल ऑफ एक्सपेंडिचर। हम लोगों ने अभी तक ये देखा कि बजट को कैसे पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाता है, उसके बाद जो एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर है उसको कैसे डिमांड फॉर ग्रांट के हिसाब से लोकसभा में वोटिंग होता है और उसको पास किया जाता है, फिर अप्रोप्रिएशन बिल बनता है। यहाँ तक तो हमने देख लिया था। अब अप्रोप्रिएशन बिल बनने के बाद जो ग्रांट और अप्रोप्रिएशन का अमाउंट है वो पार्टिकुलर डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री के डिस्पोजल में दे दिया जाता है। उसके बाद वो ग्रांट और अप्रोप्रिएशन अमाउंट को खर्चे करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है और वो खर्चा को कंट्रोल करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है, वो इस क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे। ऑप्शन ए बोल रहा है कि द डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट शाल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोल ऑफ एक्सपेंडिचर अगेंस्ट द सैंक्शन ग्रांट्स एंड अप्रोप्रिएशन प्लेस्ड एट देयर डिस्पोजल। ये क्लियरली बोल रहा है कि जो डिपार्टमेंट और जो या फिर जो मिनिस्ट्री को जितना ग्रांट मिला है उसका जो एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करने का रेस्पॉन्सिबिलिटी किसका रहेगा, वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या फिर मिनिस्ट्री का रहेगा। ठीक है। ऑप्शन बी ये बोल रहा है कि द कंट्रोल शैल बी एक्सरसाइज थ्रू द एचओडी कंट्रोलिंग ऑफिसर एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर। इसका मतलब है कि जो एक्सपेंडिचर कंट्रोल है उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और कंट्रोलिंग ऑफिसर और डिस्पर्सिंग ऑफिसर है, वो लोग उसको मैनेज करेंगे। ऑप्शन सी है कि नो चार्जेस अगेंस्ट ए ग्रांट और अप्रोप्रिएशन कैन बी ऑथराइज्ड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ये इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने ये देखा कि जो डिमांड फॉर ग्रांट होता है वो एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के लिए होता है। इनकेस उस फाइनेंशियल ईयर में हम कुछ पैसा को खर्चा नहीं कर पा रहे और एक्सेस रह जाता है तो वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर को ट्रांसफर नहीं हो सकता है, वो अमाउंट लैप्स कर जाएगा। ठीक है। और इसमें और एक बात ध्यान देने वाली है कि जो एक्सपेंडिचर है उसमें क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, फिर चार्ज एक्सपेंडिचर है और वोटेड एक्सपेंडिचर है। ये सब डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन के है और उनमें आपस में रीअप्रोप्रिएशन नहीं हो पाएगा। रीअप्रोप्रिएशन क्या है वो तो हम जानते हैं। रीअप्रोप्रिएशन इज द ट्रांसफर ऑफ फंड फ्रॉम वन प्राइमरी यूनिट ऑफ अप्रोप्रिएशन से दूसरे प्राइमरी यूनिट ऑफ अप्रोप्रिएशन। और सेम हेड में कोई दो प्राइमरी यूनिट ऑफ अप्रोप्रिएशन है और एक में एक्सेस हो जाता है तो हम उसको दूसरे में ट्रांसफर करके उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन डिफरेंट सेक्शन में अगर एक्सेस होता है तो उसको हम रीअप्रोप्रिएशन नहीं कर पाएंगे और खर्चा नहीं कर पाएंगे। वो एक्सेस ही होगा। कोई भी सेक्शन में अगर वो होता है, एक्सेस पैसा रह जाता है तो वो एक्सेस में ही गिना जाएगा और उसको सरेंडर करना पड़ेगा या फिर एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर वो लैप्स कर जाएगा। क्लियर। अभी ऑप्शन डी में चलते हैं। नो एक्सपेंडिचर शैल बी इनकर्ड व्हिच में have effect of exceeding the total grant of appropriation authorized by parliament by law for a financial year। अभी हमने बजट में जो डिमांड ऑफ ग्रांट प्रोजेक्ट किया था वो हमारा रिक्वायरमेंट के हिसाब से कैलकुलेट करके प्रोजेक्ट किया था। अभी वो जो ग्रांट है हमें एक फाइनेंशियल ईयर के लिए मिला है। अगर उस फाइनेंशियल ईयर के बीच में जाकर हमें पता चलता है कि हमारा नहीं, हम जो प्रोजेक्ट किए थे वो कम पड़ जाएगा हमें और हमें एक्स्ट्रा पैसा चाहिए, तो वो जो एक्स्ट्रा पैसा चाहिए आपको जितना ग्रांट हुआ है, आपको सपोज करो 100 करोड़ रुपया ग्रांट हुआ है और आप 150 करोड़ का खर्चा कर देंगे विदाउट टेकिंग एनी परमिशन, ये पॉसिबल नहीं है। आपका अगर एक्सेस हो रहा है, शॉर्टेज हो रहा है पैसा और आपको एक्स्ट्रा पैसा की जरूरत है तो उसका दो रूट है। आप सप्लीमेंट्री ग्रांट भी पेश कर सकते हैं। सप्लीमेंट ग्रांट लेके आप वो जो शॉर्टेज पड़ रहा है वो पैसा को उसको आप खर्चा कर सकते हैं या फिर आपको कंटीजेंसी फंड से एडवांस लेना पड़ेगा। ये जो ऑप्शन डी है वो क्लियरली बोल रहा है कि आपको जितना पैसा मिला है आप उतना ही खर्चा करोगे, उससे ज़्यादा खर्चा नहीं कर पाओगे। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 51 का हम लोगों ने ABCD चारों स्टेटमेंट देख लिए, चारों के चारों करेक्ट है। तो हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन डी होगा, ऑल आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 52 में चलते हैं। वो बोल रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू ड्रॉयल ऑफ मनी बाय DDO। अभी जो हमने पढ़ा कि जो एक्सपेंडिचर कंट्रोल का रेस्पॉन्सिबिलिटी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, कंट्रोलिंग ऑफिसर और DDOs के ऊपर है। तो ये जो एक्सपेंडिचर कंट्रोल करने का प्रोसीजर क्या है, ये वो 52 क्वेश्चन नंबर 52 में बताया हुआ है। तो इसमें आप ऑप्शन ए बोल रहा है कि प्रिपेयर द प्रेजेंट DDO, इस किसके बारे में बोल रहा है, ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू ड्रॉयल ऑफ मनी बाय DDO। मतलब DDO जो पैसा ड्रॉ करता है
तो उसको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, ठीक है। और ऑप्शन ए बोल रहा है कि प्रिपेयर एंड प्रेजेंट बिल्स फॉर चार्ज एंड voted एक्सपेंडिचर सेपरेटली। अब डीडीओ जो भी एक्सपेंडिचर होगा उसका बिल प्रिपेयर करेगा, वो बिल में वो चार्ज एक्सपेंडिचर और voted एक्सपेंडिचर को सेपरेटली दिखाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी बोल रहा है कि द कंप्लीट अकाउंट क्लासिफिकेशन दैट इज फ्रॉम मेजर हेड डाउन टू ऑब्जेक्ट हेड ऑफ अकाउंट शुड बी एंटर्ड इन द बिल। ये क्लियर है। और जो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट है जिसमें 6 टायर का है, वो मेजर हेड से लेकर ऑब्जेक्ट हेड तक होता है। वो पूरा कौन सा मेजर हेड में, कौन सा सब मेजर हेड, कौन सा माइनर हेड, कौन सा सब हेड, कौन सा डिटेल हेड के अंदर कौन सा ऑब्जेक्ट हेड में वो खर्चा हुआ है, वो पूरा डिटेल वो बिल में मेंशन करेगा, ठीक है। इन केस चार्जेस फॉलिंग अंडर टू और मोर ऑब्जेक्ट हेड्स, दी चार्जेस शाल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एक्यूरेटली ओवर द रेस्पेक्टिव हेड्स। कुछ एक्सपेंडिचर ऐसे हो सकता है जो टू ऑब्जेक्ट हेड में दिखाया जा सकता है, तो उस टाइम वो पूरा मतलब एक्यूरेटली उसको रेस्पेक्टिव हेड में उसको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। ये किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? डीडीओ जो बिल सबमिट करेगा एक्सपेंडिचर होने के बाद, ठीक है, जो चार्ज करने के बाद, ठीक है। अभी ऑप्शन सी में चलते हैं। एंटर एन ईच बिल द प्रोग्रेसिव टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर अप टू डेट अंडर द प्राइमरी यूनिट ऑफ अप्रोप्रिएशन टू इज द बिल आर रिलेटेड। इसका मतलब जो है, जो भी एक्सपेंडिचर का बिल लो पेश कर जमा करेगा उसको, मतलब एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए जो बिल जमा करेगा, उसमें वो पूरा जो प्रोग्रेसिव टोटल है वो भी दिखाएगा। सपोज एक ऑब्जेक्ट हेड में इतना खर्चा इस बार हुआ है, इस बार 5 लाख रुपया हुआ है, तो वो 5 लाख तो दिखाएगा ही, उसके बाद अब तो कितना खर्चा हो चुका है वो भी दिखाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी बोल रहे हैं एंटर एंड ईच बिल द प्रोग्रेसिव टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर अप टू डेट अंडर द प्राइमरी यूनिट ऑफ अप्रोप्रिएशन टू इज द बिल रिलेट्स इंक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ द बिल ऑन व्हिच द एंट्री इज मेड। वही बात मैं बोला, अगर इस बार उस बिल में ना उस पार्टिकुलर बिल में जितना खर्चा हुआ है वो भी दिखाना पड़ेगा, और अब तक उस प्रोग्रेसिव टोटल कितना हुआ है उस प्राइमरी यूनिट ऑफ अप्रोप्रिएशन का, वो भी उसको दिखाना पड़ेगा। होप आपको क्लियर है। अभी ये जो एबीसी तीनों स्टेटमेंट हमने पढ़ा, तीनों के तीनों करेक्ट है, और इसलिए इसका आंसर डी होगा, ऑल आर करेक्ट, एंड डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 में चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट? आर नॉट करेक्ट बोलकर पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए बोल रहा है कि ऑल डीडीओस आर मेंटेन सेपरेट रजिस्टर इन फॉर्म ऑफ जीएफआर 5 physically or electronically for allocation under each minor or subhead of accounts with which they are concerned। अभी हमने देखा कि जो डीडीओ है वो बिल प्रेजेंट करेगा चार्ज क्लेम करने के लिए, ठीक है। और कुछ एक्सपेंडिचर हुआ तो उसको बिल बना के वो उसको सबमिट करेगा। किसके पास सबमिट करेगा? पीओ के पास, पे अकाउंट ऑफिसर के पास सबमिट करेगा उसको पैसा विड्रॉल करने के लिए, ठीक है। उसके साथ ऑल डीडीओ शैल मेंटेन सेपरेट रजिस्टर इन द फॉर्म ऑफ जीएफआर 5। तो इसमें एक चीज याद रखिए, जो फॉर्म जीएफआर 5 है उसको डीडीओ मेंटेन करेगा, ठीक है। ऑल डीडीओ शैल मेंटेन सेपरेट रजिस्टर इन द फॉर्म ऑफ जीएफआर 5 फिजिकली और इलेक्ट्रॉनिकली। ये जो जीएफआर 5 है वो फिजिकली भी मेंटेन हो सकता है या फिर इलेक्ट्रॉनिकली भी मेंटेन हो सकता है, फॉर एलोकेशन अंडर ईच माइनर और सबहेड ऑफ अकाउंट्स विथ व्हिच दे आर कंसर्न्ड। जो भी माइनर हेड और सबहेड ऑफ अकाउंट है वो पार्टिकुलर डीडीओ जिसमें कंसर्न्ड है, उसके उसका जो भी वो खर्चा होगा उसको जीएफआर 5 में मेंटेन करेगा वो डीडीओ। वो जो फॉर्म जीएफआर 5 इधर आप इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म में मेंटेन करो या फिर फिजिकली मेंटेन करो, ठीक है। दिस विल also include adjustment of an inward claim communicated by a PO directly to the DDO। देखो, दो चीज हो सकता है, डीडीओ खुद से खर्चा कर सकता है, उसका बिल वो बना के पीओ के पास प्रेजेंट कर सकता है, ठीक है। या फिर कुछ ऐसा होता है जो इनवर्ड एडजस्टमेंट होता है ना। इनवर्ड एडजस्टमेंट क्या होता है? कोई दूसरा सेम डिपार्टमेंट का कोई दूसरा पीओ है, जो जिसने कुछ दूसरे एरिया का पीओ है जिसने कुछ खर्चा कर दिया है, लेकिन वो इस पार्टिकुलर पीओ से कंसर्न है, तो वो क्या करेगा? उसको एडजस्टमेंट करेगा, इनवर्ड एडजस्टमेंट, ठीक है। वो अगर पीए को कुछ इनवर्ट एडजस्टमेंट का क्लेम आया तो उस क्लेम के बारे में वो अपना डीडीओ को बता देगा कि भाई आपके पैसे से इतना ऑलरेडी खर्चा हो चुका है, इसको आप नोट करो। क्लियर है? तो ऑप्शन ए बोल रहा है। ऑप्शन ए को सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ आपको। जो डीडीओ है वो जीएफआर 5 मेंटेन करेगा। जीएफआर 5 इधर फिजिकल फॉर्म में भी हो सकता है या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्म में भी हो सकता है। उसमें
उसमें जो है सारे अपना जो खर्चा है, जो जिसका बिल वो बना के भेज रहा है, वो चीज मेंटेन करेगा। और इन एडिशन टू दैट, जो पीएओ है, वो अगर कुछ इनवर्ड क्लेम एडजस्ट किया है, तो पीएओ उसको डीडीओ को बताएगा कि हमने ये चीज इनवर्ड एडजस्टमेंट हुआ है आपके पैसे से, तो आप इसको भी नोट करके रखो। क्लियर है? अभी ऑप्शन बी, on the third day of each month, a copy of the entries made in this register shall be sent to the HOD or other designated controlling officer. If there are no entries in the register, a nil statement shall be sent. डीडीओ जो जीएफआर 5 मेंटेन करेगा, वो ऑन द थर्ड डे ऑफ ईच मंथ, मतलब सपोज अगर आप जनवरी मंथ का है, तो फेब्रुअरी थर्ड को एक वो रिटर्न भेजेगा। वो किसको भेजेगा? हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को या फिर डेजिग्नेटेड कंट्रोलिंग ऑफिसर को, कि हमने पिछले महीने इतना खर्चा कर चुका है, बिल प्रेजेंट करके उसको रियलाइज कर चुके हैं। ठीक है? अगर उस पर्टिकुलर मंथ में कोई भी खर्चा नहीं हुआ, तो नील रिटर्न देना भी जरूरी है। ठीक है? ऑप्शन सी है, ए कंट्रोलिंग ऑफिसर विल मेंटेन ए बोर्ड शीट इन द फॉर्म ऑफ जीएफआर 6 टू मॉनिटर द रिसिप्ट ऑफ द रिटर्न प्रिस्क्राइब्ड इन द फॉरगोइंग सब क्लॉज। जो डीडीओ जीएफआर 5 मेंटेन करेगा, और उसका जो खर्चा है उसका एवरी थर्ड ऑफ द नेक्स्ट मंथ, मतलब इस महीने का खर्चा है तो नेक्स्ट मंथ का थर्ड तारीख को उसको भेजेगा। किसको? एचओडी को और कंट्रोलिंग ऑफिसर को। कंट्रोलिंग ऑफिसर के पास जब जीएफआर 5 का रिटर्न आएगा, वो उसको नोट करेगा किसमें? जीएफआर 6 में। जीएफआर 6 में जीएफआर 6 में वो जो डीडीओ जो खर्चा कर रहा है, उसका एक कॉपी वो बना के रखेगा। किस लिए बना के रखेगा? ताकि जो कमिंग डेज में जब रिकॉन्साइल करेंगे वो अकाउंट को, इसी के बेसिस पे वो रिकॉन्साइल होगा। तो यहाँ तक क्लियर है? ये क्वेश्चन का ए बी सी तीनों स्टेटमेंट हमने पढ़ा, और तीनों के तीनों करेक्ट है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। डी, ऑल आर करेक्ट एंड डी इज द करेक्ट आंसर। ओके। ऑप्शन अभी क्वेश्चन 54 में चलते हैं। ऑन रिसिप्ट ऑफ द रिटर्न फ्रॉम डीडीओ, द कंट्रोलिंग ऑफिसर शैल एग्जामाइन देम एंड सेटिस्फाई हिमसेल्फ ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। अब डीडीओ ने उसको जीएफआर 5 में जो सारे डिटेल्स, एक्सपेंडिचर का डिटेल्स में, मंथली एक्सपेंडिचर का डिटेल्स मेंटेन किया, और उसके बाद उसको क्या किया? एक कॉपी कंट्रोलिंग ऑफिसर को भेजा, एक कॉपी एचओडी को भेजा। कंट्रोलिंग ऑफिसर वो जीएफआर 5 रिसीव करने के बाद अपने पास जीएफआर 6 में वो सबको, वो सब ट्रांजेक्शन को एंटर कर दिया। ठीक है? अभी क्या हो रहा है कि डीडीओ से जीएफआर 5 मिलने के बाद कंट्रोलिंग ऑफिसर क्या एग्जामाइन करेगा उसमें, वो रिटर्न में? ऑप्शन ए बोल रहा है कि दी अकाउंट्स क्लासिफिकेशन हैज बीन प्रॉपर्ली गिवन। जो डीडीओ जो जीएफआर 5 का एक्सट्रैक्ट भेजा है कंट्रोलिंग ऑफिसर के पास, कंट्रोलिंग ऑफिसर उसमें ये चेक करेगा कि जितना भी अकाउंट्स क्लासिफिकेशन है वो प्रॉपर्ली दिया हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है? और ऑप्शन बी है दैट द प्रोग्रेसिव एक्सपेंडिचर हैज बीन प्रॉपर्ली नोटेड एंड द अवेलेबल बैलेंस वर्कड आउट करेक्टली। हमने क्या बोला? सारे बिल में वो जो उस पर्टिकुलर बिल का अमाउंट लिखेगा कौन? डीडीओ। और उसके साथ प्रोग्रेसिव एक्सपेंडिचर भी उसमें साइड में मेंशन करेगा। सपोज उसका एक अप्रोप्रिएशन हेड में 100 रुपया है, और उस पर्टिकुलर 3-4 बिल ऑलरेडी पास हो गया है, और चौथा बिल में वो 10 रुपया क्लेम कर रहा है, तो उस 10 रुपया के साइड में वो कितना बचा हुआ है वो लिख के देगा। 50 रुपया या फिर 40 रुपया, जो भी बचा हुआ है वो लिख के देगा। ठीक है? तो वो जो प्रोग्रेसिव एक्सपेंडिचर है वो जीएफआर 5 से पता चलेगा, और जीएफआर 5 जो है इसके पास एक कॉपी जाएगा कंट्रोलिंग ऑफिसर के पास। कंट्रोलिंग ऑफिसर उसमें से वो जो प्रोग्रेसिव एक्सपेंडिचर है उसको मैच करेगा, कि ये मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है? किसमें? जीएफआर 6 में। जीएफआर 5 का एक्स्ट्रा मिलने के बाद वो जीएफआर 6 मेंटेन करेगा। अगले महीने जब फिर जीएफआर 5 आएगा, वो जीएफआर 6 का जो डिटेल्स है उसके साथ जीएफआर 5 को मैच करेगा, और देखेगा कि वो जो प्रोग्रेसिव एक्सपेंडिचर है वो ठीक से वर्कड आउट हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है? और ऑप्शन सी में चलते हैं। द एक्सपेंडिचर अप टू डेट इज विद इन द ग्रांट और अप्रोप्रिएशन। अभी जो प्रोग्रेसिव एक्सपेंडिचर है वो जो टोटल ग्रांट के अंदर ही रहना चाहिए। हमने पहले पढ़ा कि किसी भी कीमत में वो जो एक्सपेंडिचर टोटल ग्रांट को क्रॉस नहीं करना चाहिए, टोटल ग्रांट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो प्रोग्रेसिव एक्सपेंडिचर को मैच करेगा किसके साथ? जो टोटल ग्रांट है उसके अंदर ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और जब भी वो उसे लगेगा कि ये क्रॉस करने जा रहा है, तो वो डीडीओ को वार्निंग दे देगा कि भाई आपका एक्सपेंडिचर जो जितना सैंक्शन हुआ है उससे ज्यादा होने वाला है। इसलिए कंट्रोलिंग अफसर वहां पे रहता है टू मॉनिटर डीडीओ। ठीक है? ऑप्शन डी है दैट रिटर्न हैव बीन साइंड बाय द डीडीओ, where the controlling officer find defects in any of these aspects, he shall take step to rectify them.
जो जीएफआर 5 का रिटर्न मंथली जाता है, थर्ड अप जो नेक्स्ट मंथ में जाता है, वो डीडीओ का अंडरसाइन्ड बाय डीडीओ होना चाहिए। डीडीओ उसको साइन करके देगा। ये चीज़ कौन चेक करेगा? कंट्रोलिंग अफसर चेक करेगा। और उसके बाद कंट्रोलिंग अफसर अगर कुछ डिफेक्ट नोट करता है उसमें, वो वाला रिटर्न में, तो वो क्या करेगा? इमीडिएटली स्टेप लेगा तो उसको करेक्शन करने के लिए, ताकि डीडीओ का अकाउंट्स और ये जो कंट्रोलिंग अफसर का अकाउंट्स दोनों मैच करे। ठीक है। अब ऑप्शन 54 का 1 2 3 4 चारों स्टेटमेंट हम देख लिए, और चारों के चारों करेक्ट है। आई होप आपको समझ में आ गया है क्वेश्चन, और इसका आंसर भी ऑप्शन डी होगा, ऑल आर करेक्ट, एंड डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 पे चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू फॉर्म जीएफआर 7? ओके, हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा? जीएफआर 5 से स्टार्ट किया। जीएफआर 5 कौन मेंटेन करता है? डीडीओ मेंटेन करता है। जीएफआर 5 डीडीओ मेंटेन करने के बाद एवरी मंथ एक रिटर्न किसके पास भेजता है? कंट्रोलिंग अफसर के पास। कंट्रोलिंग अफसर क्या मेंटेन करता है? जीएफआर 6, जिसमें वो रिटर्न डीडीओ जो रिटर्न देता है उसका डिटेल्स वो मेंशन करता है। उसके बाद आता है जीएफआर 7। जीएफआर 7 भी जो है वो कंट्रोलिंग अफसर मेंटेन करता है। कंट्रोलिंग अफसर जीएफआर 6 मेंटेन करता है और जीएफआर 7 मेंटेन करता है। अब इस ये जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि जीएफआर 7 के बारे में फॉलोइंग स्टेटमेंट्स में से कौन सा करेक्ट है? तो ऑप्शन ए बोल रहा है कि व्हेन ऑल द रिटर्न्स फ्रॉम द डीडीओ फॉर अ पर्टिकुलर मंथ हैव बीन रिसीव्ड एंड फाउंड टू बी इन ऑर्डर, द कंट्रोलिंग अफसर शैल कंपाइल अ स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ जीएफआर 7। इससे पहले वाला क्वेश्चन में हम डिस्कस किए कि जो जीएफआर 5 का रिटर्न्स आएगा डीडीओ के पास, वो क्या-क्या चेक करेगा उसमें, ठीक है? उसमें क्या चेक किया कि उसका प्रॉपर हेड में गया है कि नहीं, उसका जो मतलब जितना अप्रोप्रिएशन है उसको क्रॉस तो नहीं कर गया, और उसके बाद क्या वो उसमें जो डीडीओ है साइन किया है कि नहीं, ये सब चेक करने के बाद अगर उसमें कोई कमी है, वो स्टेप्स लेगा उसको करेक्शन करने के लिए इन कंसल्टेशन विद द डीडीओ। और एक बार एंश्योर हो गया कि हाँ सारी चीज करेक्ट है, तो उसके बाद उसको क्या करेगा? एक कंपाइल स्टेटमेंट कंपाइल करेगा। कौन? कंट्रोलिंग ऑफिसर इन द फॉर्म ऑफ जीएफआर 7। जीएफआर 5 अपना डीडीओ मेंटेन करता है, जीएफआर 6 कंट्रोलिंग ऑफिसर मेंटेन करता है, और जीएफआर 7 भी कंट्रोलिंग ऑफिसर मेंटेन करता है। ऑप्शन बी है कि जीएफआर 7 विल इनकॉर्पोरेट टोटल ऑफ द फिगर सप्लाइड बाय डीडीओ। डीडीओ ने जो टोटल फिगर दिया हुआ है एक्सपेंडिचर का और प्रोग्रेसिव एक्सपेंडिचर का, उसको कहाँ इनकॉर्पोरेट किया जाएगा? जीएफआर 7 में इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। ठीक है। ऑप्शन सी बोल रहा है टोटल टेक फ्रॉम हिज ओन रजिस्टर इन द फॉर्म ऑफ जीएफआर 5। इसका मतलब है कि जो जीएफआर 5 एक अपना डीडीओ मेंटेन करता है, और एक जो जीएफआर 6 मेंटेन होता है, और जीएफआर 5 का एक्स्ट्रैक्ट लेके मेंटेन होता है। तो दोनों से जो मतलब टोटल कहाँ से लेगा? वो जीएफआर 7 में जो टोटल एंट्री करेगा वो कहाँ से लेगा? वो जीएफआर 5 से लेगा, जो जीएफआर 5 अपना डीडीओ ने भेजा हुआ है उसको। ठीक है। तो ऑप्शन डी बोल रहा है कि ये टोटल ऑफ सब सच एडजस्टमेंट अंडर वेरियस डिटेल हेड्स एज कम्युनिकेटेड टू हिम बाय द पीएओ ऑन अकाउंट ऑफ ट्रांसफर एंट्रीज एंड एक्सपेंडिचर डेबिटेड टू द ग्रांट एज ए रिजल्ट ऑफ सेटलमेंट ऑफ इनवर्ड अकाउंट्स क्लेम्स एंड नॉट रिकॉर्ड बाय हिज डीडीओ। तो वो क्या करेगा? जो जीएफआर 7 में क्या करेगा? जीएफआर 5 में जो टोटल एक्सपेंडिचर और प्रोग्रेसिव एक्सपेंडिचर डीडीओ से रिसीव हुआ होगा, उसको चेक करेगा। अगर कंप्लीट है तो उसको क्या करेगा? जीएफआर 7 में इनकॉर्पोरेट करेगा। और उसके बाद जो अ, दूसरा पीएओ भी उसको जो भेजा है ना, कंट्रोलिंग अफसर है, तो पीएओ उसको स्टेटमेंट देगा कि जो इनवर्ड अकाउंट्स क्लेम हुआ है, जो जिसके बारे में मैं पहले डिस्कस किया अगले क्वेश्चन, पिछले वाले क्वेश्चन में, तो पीएओ उसको इंटीमेट करेगा कि इतना इनवर्ट ट्रांजेक्शन सेटल हुआ है, वो वाला अमाउंट को भी कंट्रोलिंग अफसर उसमें जीएफआर 7 में इनकॉर्पोरेट करेगा। ठीक है। सिंपल वे में आपको बता रहा हूँ। जो डीडीओ है वो जीएफआर 5 में अपना सारा स्टेटमेंट लिखेगा, मंथली एक रिटर्न भेजेगा कंट्रोलिंग अफसर के पास। कंट्रोलिंग अफसर वो रिटर्न का डिटेल किसमें? जीएफआर 6 में मेंटेन करेगा। जीएफआर 6 में मेंटेन करेगा और उसमें चेक करेगा
कि डीडीओ ने जो डिटेल्स दिया है वो सब ठीक ठाक दिया है कि नहीं और उसमें सिग्नेचर किया है कि नहीं। अगर जीएफआर 5 वाला सारा डाटा है उसको ठीक लग रहा है, तो उसको क्या करेगा, जीएफआर 7 में इनकॉर्पोरेट करेगा उसको। जीएफआर 7 में इनकॉर्पोरेट करते वक्त वो ये जो पीएओ से भी जो इनवर्ड एडजस्टमेंट का डिटेल्स आया है, उसको भी वो रिफ्लेक्ट करेगा जीएफआर 7 में। खत्म। होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 55 है, इसका भी एक दो तीन चारों स्टेटमेंट करेक्ट है और हमारा ऑप्शन डी ही होगा इसका करेक्ट आंसर, एंड डी इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू। आज हम इस वीडियो में 5 क्वेश्चन डिस्कस किए और आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं ट्राई कर रहा हूँ जितना सिंपल वे में है आपको समझाने के लिए। अगले वीडियो में हम लोग और कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू वेरी मच।